हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका राजधानविक और ये बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें हम इसके इतिहास को भी यानी हिस्ट्री को भी हम इंक्लूड करेंगे, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इसका परिचय, क्योंकि यदि हम कोई टॉपिक शुरुआत करते हैं तो उसका परिचय महत्वपूर्ण होता है। तो इसका परिचय देख लेते हैं कि इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, मधुमक्खी पालन जैसा नाम से पता हो चल रहा है कि हम व्यावसायिक रूप से मधुमक्खियों का पालन करते हैं ताकि हमें आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। ये तो मेरे शब्दों में हो गई बात। अब इसे पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या दे रखा है इस पीडीएफ के अनुसार। मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित व्यवसाय है जिसमें मधुमक्खियों का पालन कर उसके द्वारा उत्पादित शहद, मोम व अन्य उत्पादों को प्राप्त किया जाता है। एक लाभकारी उद्यम जो किसानों ग्रामीण लोगों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत बन सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के प्रकार की, कि मधुमक्खी पालन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, एक चीज जो होती है सदैव उसका एक पारंपरिक रूप होता है और एक आधुनिक रूप होता है। इसी प्रकार इसके भी जो प्रकार होते हैं वो होता है, पहला पारंपरिक मधुमक्खी पालन। पारंपरिक जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये प्राकृतिक छत्तों के माध्यम से शहद एकत्र किया जाता है इसमें। और आधुनिक का मतलब है कृत्रिम छत्ते होते हैं, उसमें मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, फिर उनसे शहद का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ाते हैं हम पीडीएफ को और ध्यान से पढ़ते हैं इसे हम। तो मैंने इसमें कुछ चीज़ें और इंक्लूड कर रखी हैं, जैसे सरकार द्वारा सहायता, गवर्नमेंट सपोर्ट। देखिए, जो सरकार होती है किसी देश की, वो अपने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देती है जिससे लोगों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो तथा उनकी जो धरोहर हैं वो भी जागृत रहें, मतलब वो भी अपने मॉडर्न रूप में चलती रहें समाज के साथ साथ, ताकि उनकी संस्कृति नष्ट ना हो। तो इसी प्रकार जो भारत सरकार है वो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन यानी NBHM के तहत सब्सिडी देती है, यानी कुछ मूल राशि प्रदान करती है जिससे वो लोग मधुमक्खी पालन कर सकें और इस उद्योग को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। और नाबार्ड द्वारा भी ऋण की सहायता की जाती है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर हो सके तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी बताइएगा। कृषि विज्ञान केंद्रों यानी KVK, इसका KVK का फुल फॉर्म क्या होता है, कृषि विज्ञान केंद्र। ICR संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब मधुमक्खी पालन किस प्रकार होगा। अब कोई उठेगा और कहेगा आज से मैं मधुमक्खी पालन करूंगा, ऐसा तो नहीं होता। उन्हें उस व्यवसाय को करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, और वो प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो KVK के द्वारा दिया जाता है और ICR के अन्य संगठन जो होते हैं उनके द्वारा ये प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि आप बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लाभकारी मधुमक्खी पालन कर सकें। ऐसा ना हो कि आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और आपको उससे नुकसान हो। ओके, इस कारणवश प्रशिक्षण आवश्यक होता है। इस लेक्चर में अब हम आगे बात करने वाले हैं कि भारत में ऐसी कितनी प्रजातियां हैं मधुमक्खियों की जिनसे हम वाणिज्यिक यानी औद्योगिक मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। ओके, ऐसे तो बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन सिर्फ औद्योगिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। उन 6 प्रजातियों के नाम की अगर हम बात करें, तो पहला है एपिस डोरसाटा। क्या है, एपिस डोरसाटा। दूसरी है एपिस डोरसाटा लेबोरिसा। उसके बाद आती है 30 नंबर पर एपिस सेराना इंडिका। चौथी है एपिस फ्लोरिया यानी बौनी मधुमक्खी। 5वें नंबर पर है एपिस मेलिफेरा। नंबर 6 पर आती है ये प्रजाति जो कि डैमर या फिर बिना डंक वाली मधुमक्खी के रूप में जानी जाती है। इसके बाद हम आगे देख रहे हैं मधुमक्खियों का जीवन चक्र कितना होता है, यानी वो कितने
दिन जीवित रहती हैं और उन किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो मधुमक्खियाँ वयस्क तो हम जानते हैं, वो वयस्क रूप में हम देखते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 3 अवस्थाएं जो होती हैं, तो प्रारंभ में अंडावस्था होती है, उसके बाद ग्रैवावस्था होती है, उसके बाद प्यूपा। इसी तरह हमने लास्ट में रख रखे हैं कुल अवधि, यानी कितने दिन की उनकी जीवन काल होता है, यानी कितने दिन वो जीवित रहती हैं। तो हम बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रानी मधुमक्खी की। देखिए, जब रानी मधुमक्खी होती है वो 3 दिन अंडे में रहती है। देखिए, अंडे में जितनी भी मधुमक्खियाँ होती हैं 3 दिन ही रहती हैं, वो चाहे कोई भी मधुमक्खी हो, वर्कर हो, ड्रोन हो, रानी हो, कोई भी हो, कोई विशेष नहीं, सिर्फ 3 दिन ही अंडे में रहेगी। उसके बाद रानी मधुमक्खी 5 से 5.5 दिन रहती है हमारी गर्भावस्था में। उसके बाद जो होती है प्यूपावस्था में चली जाती है ताकि वो अडल्ट बन सके। तो प्यूपावस्था में वो रहती है 7 से 7.5 दिन। इस प्रकार वो उसका जो पूरा टोटल जो होता है वो होता है 15 से 20 दिन। इसी प्रकार आती हैं कर्मचारी मधुमक्खियाँ, ये भी 3 दिन रहती हैं अंडा में, फिर गर्भावस्था में 5 से 6 दिन, फिर 10 से 10.5 दिन रहती हैं प्यूपा अवस्था में, उसके बाद 15 से 20 दिन टोटल होता है इनका। फिर नर ड्रोन आती हैं, नर मधुमक्खियाँ, इन्हें इंग्लिश में ड्रोन बीस कहते हैं, ये 3 दिन ये भी रहती हैं। 6 से 6.5 दिन गर्भावस्था में, उसके बाद प्यूपा अवस्था में रहती हैं। किस अवस्था में रहती हैं? ये रहती हैं प्यूपा अवस्था में, उसके बाद ये टोटल दिन इनके हो जाते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं प्रतिवर्ष एक छट्टे में शहद कितना उत्पादन होता है। क्यों भाई हमें शहद उत्पादन क्यों पढ़ना है? हमें शहद उत्पादन इसलिए पढ़ना है क्योंकि उस शहद से ही तो हमें पैसे आएंगे। इस कारण हमें ये पता होना आवश्यक है कि कौन सी प्रजाति से कितना शहद उत्पादित होता है। तो देख लेते हैं इस इमेज के माध्यम से। तो देखिए, एपिस डोरसाटा में जो हमारा होता है वो औसत शहद उत्पादन होता है 36 किलोग्राम, ये प्रति वर्ष होता है। उसके बाद एपिस सेराना इंडिका में होता है 6 किलोग्राम। उसके बाद एपिस फ्लोरा में होता है 500 ग्राम। एपिस मेलिफेरा में होता है 25 से 40 किलोग्राम। उसके बाद ये लास्ट वाली जो हमारी बच जाती है उसमें 100 ग्राम होता है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें सबसे कम पाया जाता है शहद, मतलब पाया क्या जाता है, ये कम उत्पादित करती है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल ARA को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग समर्थन करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो व्यूज जाएंगे। ओके, तो हमें सपोर्ट मिलेगा। हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, आप लोगों के समर्थन से हो जाएगा, तो हम लोग इस तरह कंटेंट लाते रहेंगे, क्योंकि हिंदी में कंटेंट बहुत कम है। आप देखते हैं कि ऐसा कोई डेडिकेटेड चैनल्स नहीं है जो हिंदी में करा रहे हो प्रिपरेशन। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ हेल्प करिए और हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे, इसलिए सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। इसके बाद जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है मधुमक्खी पालन का इतिहास, कि किस प्रकार से बी कीपिंग आरंभ हुई थी। तो हम पहले देखते हैं प्राचीन काल में किस प्रकार हो रही थी, यानी प्रिमिटिव बी कीपिंग को देखेंगे, प्राचीन काल मधुमक्खी पालन का। तो प्राचीन काल जैसा शब्द से पता चला, यानी ये काल किसका होगा? आदिमानवों का होगा। और आदिमानव कैसे करते होंगे? वो मधुमक्खियों के छत्तों को लूटकर शहद प्राप्त करते होंगे। वो आधुनिक छत्ते का निर्माण तो नहीं करते होंगे, जहाँ पर मधुमक्खियों ने लगा रखे होंगे छत्ते, उन्हीं से वो शहद क्या कर लेते होंगे? प्राप्त कर लेते होंगे। ये छत्ते आमतौर पर खोखले पेड़ों की गुफाओं, चट्टानों या पारंपरिक मिट्टियों के घरों में पाए जाते थे। ये छत्ते कहाँ पर पाए जाते थे? ये पाए जाते थे पेड़ों की गुफाओं में और चट्टानों में, पारंपरिक मिट्टी के घरों में, वहाँ पर पाए जाते थे। अब देखिए, एक तो मेन चीज़ ये समझिए, वो आधुनिक काल नहीं था, वहाँ पर प्रदूषण नहीं था, वहाँ पर उपकरण नहीं थे, वहाँ पर रेडिएशन नहीं था। इस कारण वहाँ पर जो मधुमक्खियाँ भी थी अधिक संख्या में थी और अधिक गुणवत्ता में भी शहद उत्पादन कर रही थी। उसके बाद बात करें, आज भी कुछ आदिवासी समुदाय इसी पारंपरिक तरीकों का
पालन करते हैं। किस लिए पालन करते हैं? शहद उत्पादन के लिए पालन करते हैं, और क्योंकि वो अपनी परंपराओं को अपनाए हुए हैं। इसके बाद बात करें तो 16वीं शताब्दी यानी 16th सेंचुरी तक मधुमक्खी पालन में कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ था। यानी 16वीं शताब्दी तक हम मधुमक्खी पालन में कोई विकास देखने को नहीं मिला कि कोई आधुनिकीकरण आया हो बी कीपिंग में, मधुमक्खी पालन में, तो ऐसा कुछ नहीं था। यदि होता तो उसके उल्लेख मिलते, क्योंकि इतिहास दबाया जा सकता है लेकिन कुछ समय पश्चात वो बाहर आ ही जाता है, तो इसके उल्लेख ही नहीं मिलते हमें। इसके बाद हम देखेंगे व्यवस्थित रूप से इसकी आरंभ कब हुआ, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बी कीपिंग का, तो वो देख रहे हैं हम, और किस प्रकार से क्रियाएं आरंभ की गई। तो मधुमक्खी पालन का विकास तब हुआ जब मानव ने प्राकृतिक रूप से मिलने वाले छत्तों को सुरक्षा प्रदान करना शुरू किया। अगला पॉइंट इसका नीचे, तो स्क्रॉल कर लेते हैं सब। लकड़ी के काष्ठ छत्तों में मधुमक्खियों के पालन का विचार उन गिरे हुए पेड़ों से आया जिनमें मधुमक्खियां अपने छत्ते बनाते थे। देखिए, जब पेड़ गिर जाते थे उनमें जो मधुमक्खियों के छत्ते लगे होते थे खोखले स्थानों पर या फिर कहीं पर, ये देखकर ही लोगों को विचार आए कि एक लकड़ी के छत्ते भी बनाए जा सकते हैं जिसमें भी मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। देखिए, अब हम जो इतिहास पढ़ने वाले हैं यानी आधुनिक मधुमक्खी पालन का इतिहास, ये कॉम्पिटेटिव दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से पढ़िए आप लोग। 1500 से 1851 के बीच विभिन्न प्रकार के छत्तों में मधुमक्खियों को पालतू बनाने के प्रयास किए गए। अब ये बात जो की जा रही है वो 1500 से 1851 के बीच की गई जा रही है। हालांकि ये प्रयास सफल नहीं हुए क्योंकि मधुमक्खियां अपने छत्तों को एक दूसरे और छत्तों की दीवारों से जोड़ देती थी। देखिए, आपने मूवीज देखी होंगी, क्या देखी होंगी? मूवीज। तो जब ऐसे पर्वत होते थे या फिर, तो वहां पर छत्ते ऐसे 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 एक ही जगह पर बहुत सी मधुमक्खियों के छत्ते होते थे। ठीक है, आदिवासियों वाली आप मूवी देखिए तो उस मूवियों में आप देखने को मिलेगा कि छत्ते कैसे होते थे, ऐसे ही लगे होते थे, जिससे एक दूसरे से जुड़े होने के कारण और अधिक मधुमक्खियां होने के कारण उनका निकाल पाना शहद संभव नहीं था और ना उनका अध्ययन कर पाना। उसके बाद आगे पढ़ें तो शहद प्राप्त करने के लिए इन छत्तों को काटना आवश्यक होता था जिससे उत्पादकता प्रभावित होती थी। देखिए, इसके बाद जो मधुमक्खी पालन में उत्कृष्टता लेके आया वो सिद्धांत था बी स्पेस का सिद्धांत। क्या था? तो वो था बी स्पेस का सिद्धांत, जो कि मधुमक्खी पालन में क्रांति लेकर आया। तो इस स्पेस को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये किसके द्वारा खोजा गया ये भी देख लेते हैं हम। देखिए, 1851 की बात थी कि अमेरिका के एल लैंगस्ट्रॉथ ने बी स्पेस नामक एक सिद्धांत की खोज की, जिससे हमें मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग करना सरल हो गया और हम आधुनिकता की ओर बढ़ने लगे। एपिस मेलिफेरा प्रजाति के लिए यह स्थान 9.5 मिलीमीटर था। यह बी स्पेस की जो सीमा थी एपिस मेलिफेरा के लिए वो थी 9.5 मिलीमीटर। इस खोज ने पहली वास्तविक रूप से चलने वाली योग्य फ्रेम छत्ता के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। यानी इनकी खोज ने ही जो चलने वाले छत्ते थे यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकने वाले छत्ते थे उनका मार्ग प्रशस्त किया यानी मार्गदर्शन किया। इस खोज के बाद कई नवाचार हुए जिनमें शामिल हैं कुछ विचार हैं जैसे छत्ताधार मिल, हनी एक्सट्रैक्टर, धुंध उत्पादक यंत्र यानी स्मोकर। इन नवाचारों ने आधुनिक मधुमक्खी पालन को विकसित करने में मदद की। इसके बाद जो हम देख रहे हैं वो है भारत में मधुमक्खी पालन। किसमें? भारत में मधुमक्खी पालन। क्योंकि एक इंडियन के रूप में हम इतिहास दो रूप में पढ़ते हैं, एक तो विश्व के रूप में पढ़ते हैं कि विश्व में इसका इतिहास क्या है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है अपने देश में पढ़ना। अब देश में पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी से कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, भारत में अगर हम पहली बार मधुमक्खी पालन की शुरुआत की बात करें तो ये 1882 में देखने को मिलता है, और कहाँ पर? तो बंगाल में देखने को मिला था। उसके बाद 1883 से
1884 में पंजाब में चलने योग्य फ्रेम छतों का उपयोग किया गया। ये देखिए उपयोग किया गया। प्राचीन वेदों बौद्ध ग्रंथों मधुमक्खी पालन का उल्लेख मिलता है। ये जो बौद्ध ग्रंथ हैं जो हमारे प्राचीन हैं, जो कि बौद्ध लोग अदर कंट्रीज में भी हैं, और ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म काफ़ी ऐसा एक धर्म है जो भारत से निकला और विश्व स्तर पर स्वीकृति मिली और लोगों द्वारा पसंद किया गया, ज़्यादातर लोगों द्वारा पसंद किया गया। अगर यदि पसंद नहीं किया जाता तो लोग अपनाते ही क्यों, और इसीलिए लोग उसके शास्त्र जो होते हैं यानी उसके जो प्रमाण होते हैं उस पर लोग अधिक विश्वास करते हैं। तो बौद्ध ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश में मेसोलिथिक युग के शैल चित्रकारी रॉक पेंटिंग ऑफ मेसोलिथिक एरा में सहज संग्रहण गतिविधियां यानी हनी कलेक्शन एक्टिविटीज को दर्शाया गया है। आधुनिक एपिलॉजी और एपीकल्चर के जनक जेन डिज जॉर्न को माना जाता है। ये आप इनके फादर याद रखिएगा, यानी इनके जनकों का, कि ये 1 नंबर का सवाल है और पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम दक्षिण भारत में मधुमक्खी पालन की बात करेंगे कि इसका इतिहास क्या है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं क्योंकि स्लाइड में जो पीडीएफ है उसमें पेज चेंज हुआ है। तो 1911 और 1917 के बीच की बात है कि रेव न्यूटन ने कई मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित किया। ये जो रेव न्यूटन थे इन्होंने मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित किया और इन्होंने एक चीज जो थी सबसे महत्वपूर्ण, वो न्यूटन हाइव, इनका नाम जैसे रेव न्यूटन था, इन्होंने न्यूटन हाइव नामक एक छत्ता विकसित किया जो एपिस सेराना प्रजाति के लिए उपयुक्त था, यानी एपिस सेराना की प्रजाति के लिए पालने के लिए उपयुक्त था। इसके बाद हम अदर स्टेट यानी अन्य राज्यों में मधुमक्खी पालन का इतिहास कैसा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक तरफ हम वर्ष लिख लेते हैं, स्थान और महत्वपूर्ण घटनाएं वो लिख लेते हैं। तो 1917 की बात है। त्रावणकोर जो राज्य है जो कि अब कोचीन नाम से जाना जाता है, किस नाम से? कोचीन नाम से जाना जाता है, वहाँ पर मधुमक्खी पालन की शुरुआत हुई। 1925 की बात है, मैसूर की मधुमक्खी पालन की यहाँ भी शुरुआत देखने को मिली। 1934 में कुल्लू हिमाचल प्रदेश एपिस सेराना प्रजाति के साथ आधुनिक मधुमक्खी पालन की शुरुआत हुई। 1936 में कंगड़ा हिमाचल प्रदेश आधुनिक मधुमक्खी पालन की शुरुआत हुई। उसके बाद भारत में कुछ प्रजातियों की बात कर लेते हैं जो कि विदेशी मधुमक्खी प्रजातियां हैं। भारत में विदेशी मधुमक्खी प्रजातियां यानी एपिस मेलिफेरा का परिचय 1962 में नागरोटा बागवा पंजाब अब हिंद प्रदेश में पहली बार एपिस मेलिफेरा सफलतापूर्वक पालन में सफलता मिली। देखिए जो नागरोटा बागवा जो स्थान है जो कि पहले पंजाब में था, जो अब हिमाचल प्रदेश में, वहां पर मेलिफेरा यानी एपिस मेलिफेरा को सफलतापूर्वक पाला गया था। यह प्रजाति अधिक शहद उत्पादन करने वाली प्रजाति थी। कैसी थी? हायर हनी प्रोडक्शन वाली थी, इसकी क्षमता ज़्यादा थी। इसके बाद भारत में वर्तमान स्थिति क्या है, अगर हम मधुमक्खी पालन की बात करें तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। करंट बी कीपिंग इन इंडिया, भारत में वर्तमान मधुमक्खी पालन, वर्तमान में दोनों मधुमक्खी प्रजातियां एपिस सेराना और एपिस मेलिफेरा आधुनिक मधुमक्खी पालन में उपयोग की जाती हैं। इसके अलावा अन्य मधुमक्खियां वाइल्ड बीज से भी शहद संग्रहित किया जाता है, जैसे एपिस डोरसाटा एंड ये। इसे मैंने इसलिए प्रोनाउंस नहीं क्योंकि आप जानते हैं इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, मेरी थोड़ी जबान लगती है और मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता, इस कारण मैंने इस टर्म को नहीं पढ़ा है। ओके, तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर भारत में हम शहद उत्पादन की बात करें कि ये कितनी मात्रा में होता है, भारत 4 प्रमुख प्रजातियों से प्रतिवर्ष 70 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन करता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कितना उत्पादन करता है। धन्यवाद, ये हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।